नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी जो कि समसामयिक घटनाचार की प्रस्तुति है। समसामयिक घटनाचार की प्रस्तुति है और यह वार्षिकी इसमें जो है पिछले 6 महीनों या यूँ कहें सितंबर से लेकर के जो आपका जनवरी 2025 यानी पिछले 9 महीने की इस राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी के रूप में देखते हैं सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से। कहने का सही हुआ कि समसामयिक घटनाचार का जो राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी इसमें से भी सिलेक्ट करके जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यानी पिछले 10 वर्षों में PYQ बेस्ड क्वेश्चन में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी देखें एवरेज यदि निकाला जाए तो 25 से 35 यानी 30 क्वेश्चन प्रति साल पूछे जा रहे हैं, प्रति वर्ष पूछे जा रहे हैं। इसलिए करंट अफेयर्स का जो है रोल अति महत्वपूर्ण है UPPSC PT एग्जाम के लिए। तो इसमें देखते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी और इसमें सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से समझते हैं। तो आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर देख सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। तो राष्ट्रीय घटनाओं में सबसे पहला करंट अफेयर्स को देखते हैं तो CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। तो इसमें ध्यान दें कि जो यह निर्वाचन इनका कब हुआ, 9 सितंबर को। 9 सितंबर का डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भारत के दृष्टिकोण से और भारत के निकटतम पड़ोसी देश जो नेपाल है वहाँ के लिए भी, क्योंकि 9 सितंबर को ही जो जेड जेन है, नई जो पीढ़ी जेड है जो कि 1997 से 2012 के बीच में जो पैदा हुई जो जनरेशन को जेड जेन कहा गया, इसी दिन जो है नेपाल में तख्ता पलट या यूँ कहें सशक्त विद्रोह करके वहाँ पर जो है वहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंका बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। और 9 सितंबर को ही देखें तो भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया गया और 15वें उपराष्ट्रपति जो बने वो CP राधाकृष्णन जी बने। इनका पूरा नाम देखें, CP राधाकृष्णन जी का पूरा नाम देखें चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। देश के 15वें, याद रखें 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। और इनको 12 सितंबर को जो है शपथ दिलाई। शपथ कौन दिलाई? भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई। और इनके विपक्ष में उम्मीदवार कौन थे? B सुदर्शन रेड्डी जी थे जो कि यह पूर्व या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे। थोड़ी संवैधानिक प्रावधान को भी जोड़ लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत ये ध्यान रखें कि संविधान के अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 63 दिया गया है, अनुच्छेद 63 जो है वह कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करता है, अनुच्छेद 63। इसके बाद 64 जो अनुच्छेद है वह कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना, यानी राज्यसभा का पदेन सभापति ये जो है अनुच्छेद 64 के अंतर्गत है। 65 में उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन होता है। 66 में देखें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, यही अनुच्छेद 66 एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति के चुनाव से, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। यानी 66। 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अनुच्छेद 69 देखें, अनुच्छेद 69 इसमें राष्ट्रपति का जो है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण जो है अनुच्छेद 69 के अंतर्गत है। और इसमें ध्यान दें कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, अभी जिनका 5 सितंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, इन्हीं के जन्मदिन पर लगातार 2 साल के लिए जो भारत के उपराष्ट्रपति बने थे वो डॉक्टर S राधाकृष्णन जी थे। ध्यान रखें कि इनके नाम में भी राधाकृष्णन है। यस, डॉक्टर S राधाकृष्णन 2 बार जो है निर्विरोध जो भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। और 2 कार्यकाल जो था वो मोहम्मद अंसारी जी का भी कार्यकाल देखें 2 साल के लिए था, यानी ये 2012 से लेकर के पहला कार्यकाल 2007 में इनका था। 2007 में ये पहली बार उपराष्ट्रपति बने थे मोहम्मद अंसारी, इसके बाद 2012 में बने थे। यानी 10 साल तक ये भी, यानी लगातार 2 कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित हुए मोहम्मद अंसारी, यानी 2 व्यक्ति जो इसमें 2 कार्यकाल के लिए हुए थे। तो चुनाव जो कराया गया था वो 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया गया था, लेकिन 15वें उपराष्ट्रपति ये बने चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन जी, यानी CP राधाकृष्णन जी। और ध्यान दें इसमें कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इसमें महाभियोग उपराष्ट्रपति पर नहीं चलाया जाता है, बल्कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है, राज्यसभा के एक बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की विसम्मति। इसका अर्थ यह हुआ कि संकल्प राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए, जबकि लोकसभा में सामान्य बहुमत से। उल्लेखनीय कि भारत में प्रभावी बहुमत एक प्रकार का विशेष बहुमत है, उससे अलग कुछ नहीं है। और ये ध्यान दें कि यदि वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही कार्य कर सकता है।
और उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भारत में यूएसए यानी जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है वहाँ के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। इसमें चुनाव की प्रक्रिया देख लें। चूंकि यहाँ पर चुनाव कराया गया है तो इसमें ध्यान दें, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा, यानी संसद के दोनों सदन, संसद में दोनों सदन कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा, यानी पीपुल असेंबली और स्टेट असेंबली के यानी दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, यानी यही दोनों चुनते हैं। इसमें संसद के निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। इसमें संसद के जो 12 सदस्य देखें तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के लिए, हालांकि लोकसभा में जो मनोनीत आग इंडोन होते थे उनको समाप्त कर दिया गया। तो ये 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, यानी इसमें संसद के निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति का चुनाव जब होगा तो उसमें संसद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, वह यानी मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति में ये शामिल होते हैं। इसमें ध्यान रखें कि जो जमानत राशि होती है वो 15,000 रुपये की जमानत राशि उपराष्ट्रपति के लिए जो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना होता है। इसके लिए जो प्रेसिडेंट के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं, और जमानत राशि 15,000 रुपये की ही रखी गई है जो कि RBI में जमा करना होता है। ध्यान रखें कि जमानत राशि जब्त कब हो जाती है? कुल पड़े यानी जितने कुल वोट डाले गए हैं, यदि 1/6 से कम वोट पड़े तो वहाँ पर जमानत उस व्यक्ति की जब्त कर ली जाती है। ध्यान रखें कि जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं वो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनकी उपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को, जबकि वाइस प्रेसिडेंट को हमने देखा कि राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाते हैं। एक बात और इसमें जोड़ दें तो ध्यान रखें कि भारत के 6 राष्ट्रपति, अब तक भारत के 6 राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने, यानी 6 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे बाद में राष्ट्रपति बने। उनमें पहले जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, BV गिरी जी, R वेंकटरमन जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी और KR नारायणन जी ऐसे रहे हैं जो कि पहले उपराष्ट्रपति बने। और ध्यान रखें कि N संजीवन रेड्डी जी एकमात्र हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। यानी कहने का आशय हुआ कि N संजीवन रेड्डी जी 1977 में जो लोकसभा के अध्यक्ष यानी पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, इनको निर्विरोध जो है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो है देखें जुलाई 2022 से इनका कार्यकाल शुरू है 2027 तक, यानी 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं यह व्यक्ति के अनुसार 15वें और कार्यकाल के अनुसार 16वें राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद देखें जो संविधान में दिया गया है वो अनुच्छेद 52 है, यानी संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक जो है वो कार्यपालिका यानी संघ की कार्यपालिका है, और कुल 24 अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद देखें जो संविधान में दिया गया है वो अनुच्छेद 52 जिसमें भारत के राष्ट्रपति की बात कहेगी, अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, अनुच्छेद 57 पुनः राष्ट्रपति के लिए अर्हता, और 58 राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, 59 में राष्ट्रपति कार्यालय की दिशाएं, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ध्यान रखना 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ था, और 60 में जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ की बात कही गई है। 61 में राष्ट्रपति महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है। और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय है। इसके बाद ये सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। इसमें देखिए महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद 74 होता है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श में सहयोग करना। अनुच्छेद 75 देखें संविधान संशोधन 130वां अनुच्छेद 75 संबंधित था, हमने करंट अफेयर्स में आगे उस पर चर्चा करेंगे। मंत्रियों संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि। प्रधानमंत्री संबंधित अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी संबंधित है। और अनुच्छेद 143 देखें तो इसमें राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय सलाह लेने की शक्ति दी जाती है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। चलिए सिलेक्टेड नोट्स में से देखते हैं, हमने संवैधानिक पर ज़्यादा चर्चा इसमें कर दिया, तो आप यहाँ पर नोटेड पॉइंट के रूप में देखें, ये हमने चर्चा कर लिया है। तो देखें संसद भवन में 9 सितंबर 2025 को मतदान में राधाकृष्णन को 752 वैध वोट मिले, प्रथम वरीयता में 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी जो इनके विरोधी थे इनको 300 वोट मिले। 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। देश में तब 17 बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन आवेदन अनुसार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे।
इसमें देखिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने बताया कि 781 मतदाताओं में से 98% यानी 767 ने मतदान किया। इसमें से 15 वोट अवैध पाए गए। इसमें वैध मतों की संख्या 752 थी। एक डाक मत रद्द घोषित कर दिया गया क्योंकि संबंधित सांसद वोट डालने से इनकार कर दिया था। जीत के लिए जरूरी मतों की संख्या 377 थी। राधाकृष्णन को 75 मत अधिक मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखें, 787 सदस्य होते हैं, जिसमें 245 राज्यसभा से, 543 लोकसभा से, इतनी संख्या है। वर्तमान में राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य ही मतदान करते हैं। अभी यह संख्या 781 है क्योंकि राज्यसभा में 6 और लोकसभा में 1 सीट रिक्त है। पिछले महीने उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र के बाद यह चुनाव कराए गए। इनके बारे में देख लें। सीबी राधाकृष्णन ने 1978 में तूतीकोरन के बीओसी कॉलेज मदुरई यूनिवर्सिटी में बीबीए की डिग्री ली। राजनीति विज्ञान में उच्च शिक्षा हासिल करने और सामंतवाद का पतन विषय पीएचडी की। तमिलनाडु के तिरुपुरम में जन्मे, यानी का जन्म ध्यान रखना है। जन्मे राधाकृष्णन 17 वर्ष की उम्र में 1974 में आरएसएस से जुड़े। 1998 में पहली बार कोयंटूर से भाजपा के लोकसभा सदस्य चुने गए। 1999 उन्हें यहीं से लोकसभा का सांसद बनाया गया था, यानी चुनाव लड़ा था। 2004 से 2007 तक वो तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे। फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए। ये ध्यान रखना कि झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी चुने जाने से पूर्व वह महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ये इंपॉर्टेंट है कि इनको प्रत्याशी चुने जाने से पूर्व ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। इसमें ध्यान दें कि कार्यकाल के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी राष्ट्रपति के रूप में, यानी 2 लोगों की मृत्यु हुई थी राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल के दौरान, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी और फखरुद्दीन अली अहमद का भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। और उपराष्ट्रपति में देखें तो उपराष्ट्रपति में कार्यकाल के दौरान मृत्यु एक व्यक्ति की हुई थी, यानी 10वें उपराष्ट्रपति जो श्रीकांत जी थे, उनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी उपराष्ट्रपति के रूप में। ये ध्यान रखें कि उपराष्ट्रपति में कोई अभी तक कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बना है। जैसे कि हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के जो पदेन सदस्य होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, जो कि वैसे तो संविधान नहीं दिया गया लेकिन उसको उच्च सदन मानते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, जिसमें 238 जो होते हैं वह राज्यों से और 12 सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में ये संख्या देखें तो 245 है, 245, जिसमें 229 जो है वह सदस्य स्टेट से होते हैं और 4 यूनियन टेरिटरी से होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। एक पॉइंट इसमें और नोट कर लें कि जब कोई वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। चलिए, इसमें हमने ज़्यादा डिटेल कर दिया, आगे चलते हैं तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। राष्ट्रपति संवैधानिक तौर पर देखेंगे। इसके बाद दूसरा सिलेक्टेड नोट में स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 देखें, यानी इसमें ध्यान रखना है कि स्वच्छ वायु रैंकिंग है, वायु की रैंकिंग जो यहाँ पर दी गई है 2025 का। 9 सितंबर को जारी किया। ध्यान रखें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इसी दिन जो है नेपाल में क्रांति जेट की होती है, ये भी 9 सितंबर ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसी दिन स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 जारी की गई। इसमें ध्यान दें कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मध्य प्रदेश का इंदौर, देवास और महाराष्ट्र का अमरावती शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर बनकर उभरे हैं, यानी इसमें भी देखें तो इंदौर पहले स्थान पर है। देखें यहाँ पर भी इंदौर पहले स्थान पर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार में भी जो 17 जुलाई को, और हमने देखा कि स्वच्छ वायु जो 9 सितंबर को जारी किया गया था, उसमें भी इंदौर पहले स्थान पर है। और यहाँ 17 जुलाई को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जारी किया गया इस थीम के साथ। यहाँ थीम देख सकते हैं 9वें संस्करण, यहाँ पर यह है। इसमें भी देखा जा सकता है कि जो है, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपर स्वच्छ लिख शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला पुरस्कार इंदौर मध्य प्रदेश को, दूसरा सूरत गुजरात को, तीसरा जो मुंबई को दिया गया। आगे हम यहाँ पर आकर देखेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि इसमें भी जो इंदौर आपका पहले स्थान पर है। चलिए इस नोट्स में आगे देखते हैं। तो आगे इसमें जो आपका ये बनता है, यानी इसमें देखा जाए तो ये है पुरस्कार है तो शहरों की उनकी जनसंख्या के आधार 3 श्रेणियों में 10 लाख से अधिक आबादी, 3 से 10 लाख की आबादी, 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बांटा गया था। 10 लाख से अधिक आबादी वाले में देखें तो इसमें इंदौर पहले स्थान पर है और 1.5 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी गई। जबलपुर मध्य प्रदेश का स्थान रहा, जिसे पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ की राशि दी गई। यानी इसके बाद देखें, यानी इंदौर के बाद जो है जबलपुर मध्य प्रदेश का रहा। और इसके बाद देखें उत्तर प्रदेश का आगरा और गुजरात, यानी उत्तर प्रदेश का आगरा और गुजरात का सूरत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। उन्हें 50-50 लाख रुपये पुरस्कार राशि दी गई। तो यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, यानी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में देखें
तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले में इंदौर पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर जो है वह जबलपुर मध्य प्रदेश का ही रहा। इसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश का आगरा और गुजरात का सूरत जो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर, उनके पुरस्कार इतना दिया गया। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में देखें तो महाराष्ट्र का अमरावती पहले स्थान पर रहा। इसके बाद उत्तर प्रदेश का झांसी और मुरादाबाद, याद रखें झांसी और मुरादाबाद दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर, यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण। राजस्थान का अलवर तीसरे स्थान पर रहा। इसके बाद देखें 3 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में देखें तो मध्य प्रदेश का देवास शीर्ष स्थान रहा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का परमाणु 25 लाख रुपए दूसरे स्थान, और उड़ीसा का अमदुल तीसरे स्थान पर। पर्यावरण मंत्री ने रामसर संधि के तहत वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले इंदौर और उदयपुर को भी पुरस्कृत किया है। ध्यान रखें, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि रामसर संधि के तहत वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि शहर के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता किन शहरों को मिली है? तो इंदौर को और उदयपुर को मिली है। तो यादव ने कहा, यानी ये जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, तो भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या 2014 में जो 25 थी वह 2025 में यानी देखें 10 से 11 सालों में 91 हो गई है। यानी यूँ कहें तो लगभग 4 गुने से कुछ कम हो गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगर जंगल फेफड़े हैं, यानी जंगल जो होते हैं वह पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो झीलें जो होती हैं पृथ्वी की गुर्दे का होती हैं, यानी किडनी की तरह कार्य करती हैं। अगला करंट अफेयर्स देखें तो इसमें भी सिलेक्ट किया गया है। SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 40 से 25 पर पहुंची। इसमें देख सकते हैं कि 2023 में ये 25 रिकॉर्ड निचले स्तर पहुंच गई है। यानी इसमें देखें भारत के महापंजीकरण के सितंबर 2025 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट SRS 2023 के अनुसार इसमें देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर पहुंच दिखती है। इसमें रिपोर्ट के अनुसार 2013 में प्रति 1000 नवजात शिशुओं में से 40 की असमय मृत्यु हो जाती थी, अब यह घटकर 25 पहुंच गई। ये याद रखना है कि 2023 में कितना 25 पहुंच गई, जबकि यह 2013 में नीचे 10 पोस्ट किया थी 40 थे, यानी इसमें 15 की कमी आई है। प्रतिशत रूप में कितना गिरावट आई है? 37.5% गिरावट, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। और इसमें ध्यान दें कि इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में IMR का उच्चतम स्तर 37 दर्ज किया गया। यानी सबसे उच्चतम स्तर देखें तो यहीं राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में जो कि 37 है, और सबसे कम मणिपुर में रहा। पूर्व 7 सिस्टर जो है, यानी जो पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर राज्य में मणिपुर है, उसमें सबसे न्यूनतम स्तर रहा, यानी 3 रहा। इसके बाद देखें केरला 21 बड़े राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें एकल अंक में IMR 5 दर्ज किया। मणिपुर के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद ये सारे इसमें आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है। इसके बाद जन्म दर देख सकते हैं, यह स्थिति है। यानी बीते दशक में जन्म दर में करीब 14% की गिरावट आई, जो 2013 में 21.4 से घटकर 2023 में 10 वर्षों में 18.4% हो गई है। इसके बाद सारी जानकारी सिलेक्ट इसमें किया गया। इसमें देखें बिहार में 2023 में सबसे ज़्यादा जन्म दर 25.8% दर्ज की गई, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप से 10.1 के साथ सबसे कम रही है। यह भी इसमें देखा जा सकता है। इसमें जानकारी के रूप में इसमें कुल प्रजनन दर देखें 1971 में 5.2 से 2023 में 1.9 हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, प्रजनन दर अक्सर पूछ देता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। आगे इसमें देखते हैं तो ये है, यानी इसमें देखें तो रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक रूप से सक्रिय समूह, यानी आर्थिक रूप से सक्रिय समूह यही होता है 15 से 59 वर्ष की आबादी बिहार में सबसे कम 7.1%। इस वर्ग की जनसंख्या राजस्थान 63.4% और उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश में 63.9% थी। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं वहीं जम्मू कश्मीर में कामकाजी आयु वर्ग में ग्रामीण महिलाओं का अनुपात देश में सबसे अधिक है, जो कुल जनसंख्या 17.1% है। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में असम में 72% शीर्ष स्थान इसका है। इसके बाद राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 देखें, यानी NIRF को देख लेते हैं। 4 सितंबर 2025 को जारी किया गया। ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास पहले स्थान पर है, लगातार 10वीं बार जो IIT जो है पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर देखें तो IISc यानी भारतीय विज्ञान संस्थान ये है। इसके बाद तीसरे स्थान पर IIT मुंबई है। तो यह 10वां संस्करण एडिशन रहा और लगातार 10वीं बार से IIT मद्रासी पहले स्थान पर इसमें है। इसमें देखें 17 श्रेणियों में 7652 संस्थानों को शामिल किया गया था। यहाँ रैंकिंग देख सकते हैं। शीर्ष 5 ओवरऑल में पहले स्थान पर IIT मद्रास, फिर दूसरे स्थान देखें IISc बेंगलुरु, IIT मुंबई, ये सब हैं। आगे इसमें देखें श्रेणीवार शीर्ष स्थान देखें तो इंजीनियरिंग में पहले स्थान पर IIT मद्रास है, ओवरऑल में भी यही है। इनोवेशन में IIT मद्रास है, यहीं
ओवरऑल में अनुसंधान देखें तो IISc बेंगलुरु पहले स्थान, अनुसंधान पूछेगा तो IISc पहले स्थान पर हो जाएगा। इसके बाद ये सब सारे इसमें जानकारी दिए गए हैं। इसके बाद देख सकते हैं सतत विकास लक्ष्य नई श्रेणी में IIT मद्रासी है। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका पूर्ण रूप है। ये 5 पैरामीटर पर इसको रखा जाता है और इसके 5 पैरामीटर क्या रैंकिंग के लिए पैरामीटर बनाए गए हैं। तो इसमें शिक्षण और सीखना है, टीचिंग एंड लर्निंग है, 30% वेटेज इसका है। शोध और पेशेवर माध्यम, रिसर्च एंड प्रोफेशनल, इसका भी 30% वेटेज। स्नातक परिणाम देखें 20% वेटेज इसके साथ है। इसके बाद आउटरीच एंड सबमिशन, आउटरीच इनोवेशन 10% है। धारणा परसेप्शन 10% है। वन डाटा यहाँ पर देखें, वन नेशन वन डाटा नीति घोड़ा की औद्योगिकता को नया रैंकिंग पैरामीटर बनाने का सुझाव दिया है। यानी विकसित भारत 2047 का महत्वपूर्ण कदम यह है। इसके बाद भारत की पहली स्वदेशी 32 चिप बिट विक्रम लॉन्च, यानी इसका नाम देखें। यह सेमिकॉन इंडिया 2025 का सम्मेलन 2 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया और इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रधानमंत्री मोदी को देश का पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर चिप विक्रम प्रदान कर उसे लॉन्च किया। तो देखें भारत ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया, यानी 21 में शुरू किया था, 2025 में इसको देख सकते हैं। विक्रम 3201 का अनावरण इस यात्रा का ऐतिहासिक क्षण है, यानी पूरा याद रखें इसका विक्रम क्या है, 3201 है ये। और यह है क्या, देखें पीएम मोदी ने चिप्स को डिजिटल डायमंड्स बताया और कहा कि भारत की उभरती सेमीकंडक्टर शक्ति का प्रतीक है। यह माइक्रो प्रोसेसर जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम, यानी माइक्रो प्रोसेसर जो आधिकारिक तौर ऑफिशियल तौर पर विक्रम 3201 कहा जा रहा है, इसको इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSS और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी SCL मोहाली द्वारा विकसित किया गया है। इसे अंतरिक्ष अनुप्रयोगों यानी अंतरिक्ष में रॉकेट और सैटेलाइट हेतु डिजाइन किया गया। इसमें इसरो द्वारा विकसित टूल चेन, कंपाइलर, एम्बेसडर, लिंकर और सिमुलेटर लगे हुए हैं। और इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर -55 डिग्री सेल्सियस से प्लस 125 डिग्री सेल्सियस चरम पर्यावरणिक परिस्थितियों में कार्यशील रह सकता है, साथ ही कंपन और विकिरण प्रतिरोधी भी है। यह चिप PSLV C60 मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में सत्यापन के लिए गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक प्रणाली। तो पहले करंट अफेयर के रूप में हमने देखा था कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव 15वें उपराष्ट्रपति बने थे, उसमें देखिए समय से पहले इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति अब तक कितने लोग हैं, तो 2, 4, 5, 6 लोग अब तक हो चुके हैं। इसमें देखें पहले बीबी गिरी जी ने दिया था। इस्तीफे की वजह थी कि 3 मई 1969 राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और उसके बाद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अपना कार्यकाल पूरा न करने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने थे। इसके बाद रामस्वामी वेंकटरमन देखें तो इन्होंने इस्तीफा दिया था। 15 जुलाई 1987 को राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। शंकर दयाल शर्मा देखें तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। 1992 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। KR नारायणन देखें तो 1997 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दिया था। भैरव सिंह शेखावत देखें तो उपराष्ट्रपति चुनाव में पराजित होने के बाद 21 जुलाई 2007 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जगदीप धनखड़ देखें तो 11 अगस्त 2022 से यह शपथ लिए थे और 21 जुलाई 2025 तक यह रहे और 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया। तो 1950 में भारत में स्वतंत्र, यानी 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद पैदा होने वाले पहले उपराष्ट्रपति स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। तो इसमें ये भी एक शामिल कर लेते हैं, इसरो द्वारा वर्ष 2024-25 में किए गए महत्वपूर्ण मिशन को देखें। अभी हमने चर्चा किया था PSLV का C60 के बारे में हमने चर्चा कर रहे थे। तो यह देखें इसके अंतर्गत स्पेस डेक्स मिशन लॉन्च किया गया 30 दिसंबर 2024 को। इसमें PSLV C60 था और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत अंतरिक्ष में 2 उपकरणों को जोड़ने की डॉकिंग प्रक्रिया स्पेस डेक्स में सफल रहा। इसके तहत STX-01 चेजर और STX-02 टारगेट को जोड़ा गया था। और यहाँ देख सकते हैं 5 दिसंबर 2024 को यह PSLV C59 लॉन्च किया गया था और इसके बाद 29 जनवरी 2025 को GSLV F15 लॉन्च के इसरो का 100वां मिशन था। और 16 अभी देखें GSLV F16 का जो लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को और निसार उपग्रह नासा और इसरो का उपग्रह था, उसको सफल प्रक्षेपण किया गया था। इसके बाद देख सकते हैं 18 मई को जो है EOS-09 PSLV C61 था और यह पूरा नहीं हो सका, यह सफल था। इसके बाद निसार मिशन 30 जुलाई 2025 को देख सकते हैं 16 द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो यह प्रक्षेपित किए गए इसरो के आगामी मिशन को भी यहाँ देखना चाहें, देख सकते हैं विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष मिशन को भी यहाँ दिया गया। आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर, यह महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर दिया गया है। कहते भारत की पहली स्वदेशी जो 32 बिट चिप विक्रम है, विक्रम का इसका नाम विक्रम 3201 ये कहा गया और ये माइक्रो प्रोसेसर चिप है। इसके बारे में हम यही देख रहे थे
से अनुप्रयोग रॉकेट और सेटेलाइट हेतु लॉन्च किया गया था। और इसमें जो यह रहा कि PSLV C60 यानी हमने देखा था कि यह 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था स्पेसटेक्स मिशन, और ये सफल मिशन रहा। इसमें सत्यापन के लिए अंतरिक्ष में सत्यापित किया गया था इसको। इसके बाद जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक जो है आदिवाणी है। आदिवाणी नाम ये आदिवादी के बीटा संस्करण लॉन्च किया गया था। इसको आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी दिल्ली IIT मतलब दिल्ली इत्यादि इसमें दिया गया है। अपने बीटा लॉन्च में आदिवाणी संथाली यानी उड़ीसा, संथाली उड़ीसा, भीली MP, संथाली मतलब उड़ीसा की भाषा, उड़ीसा में यह भाषा है, भील MP में, मुंडारी झारखंड की, गोंडी छत्तीसगढ़ का समर्थन करेगी। यह पहल डिजिटल इंडिया यानी ये पहल जो है डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आदि कर्मयोगी अभियान, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी आदिवाणी। इसके बाद देखें ENSS ने व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 जारी की, यानी जिसकी रिपोर्ट 26 अगस्त 2025 को जारी की गई। इसको देख सकते हैं, 80वें दौर की भाग में आयोजित किया गया था। इसको ए ऊपर दिया गया है। महत्वपूर्ण रूप से इसमें जो मेन पॉइंट उसको कवर करते हैं, तो इसमें सारी जानकारी दी गई है और इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जामनगर विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री गुजरात के जामनगर में, जामनगर और कच्छ को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के वैश्विक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षी घोषणा की। कब की गई इसको देख सकते हैं। धीरूभाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स जामनगर बन रहा है। ये सारी जानकारी इसमें। कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सौर स्थल है, इसको देख सकते हैं। गुजरात के कच्छ में रिलायंस 5.5 एकड़ सिंगापुर से 3 गुना बड़ा एकल स्थान विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना का निर्माण कर रहा है। इसकी प्रतिदिन देखें तो 55 मेगावाट और मॉड्यूल की क्षमता यानी सौर मॉड्यूल की स्थापना की क्षमता होगी। साथ ही प्रतिदिन 150 मेगावाट बैटरी कंटेंट की स्थापना भी होगी। ये सारी जानकारी इसमें जो मेन पार्ट है उसको हमने इसमें कवर कर लिया है। इसमें शिक्षा मंत्रालय के भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत शिक्षा सूचना रिपोर्ट प्रणाली प्लस 2024-25 जारी की गई, कब अगस्त 2025 में, इसको देख सकते हैं। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण रूप से UDIS 2024-25 के प्रमुख निष्कर्ष छात्र शिक्षक अनुपात को देखा जा सकता है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसित अनुपात 1:30 के अनुपात काफ़ी बेहतर इसमें बताया गया है। इसमें देखा जा सकता है स्कूल नामांकन को देखा जा सकता है, स्कूल पर छोड़ने की दर, बेहतर वेतन संरक्षण इत्यादि इसमें दिया गया है। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक 2025 रिपोर्ट जारी की गई। कौन जारी किया? राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय राठकर द्वारा अगस्त 2025 में जारी किया गया। इसको देखें इसमें मेन पॉइंट को, तो नारी का पूर्ण रूप यहाँ देख सकते हैं। नारी यदि पूछ देगा इसका पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट को नारी रूप संक्षिप्त रूप के अनुसार भारत का सुरक्षा स्कोर 65%, जो कि महिलाओं की सुरक्षा से धारणा, कानून, स्थान, उसके अनुभवों को दर्शाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है उसको कवर करें तो इसमें ध्यान दें कि नारी 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा, यानी 7 सिस्टर राज्यों में देखें, नागालैंड की राजधानी कोहिमा सबसे सुरक्षित। इसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, भुवनेश्वर उड़ीसा, आइजोल मिजोरम, गंगटोक सिक्किम और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश सबसे सुरक्षित शहरों में महिलाओं में हैं। इन यानी नारी 2025 सूचकांक में पटना यानी बिहार का, जयपुर राजस्थान का, फरीदाबाद हरियाणा, नई दिल्ली का, रांची झारखंड, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, कोलकाता पश्चिम बंगाल को महिला सुरक्षा के मामले में सबसे निचले स्तर पर रखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट पॉइंट के रूप में रखें। भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन साणंद यानी गुजरात के साणंद में, यानी यहाँ देखें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के साणंद में CG पावर द्वारा विकसित भारत का पहली पूर्ण पैमाने पर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट OST पायलट लाइन की शुरुआत की अगस्त 2025 में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ ये उद्घाटन किया। इसके बाद सारी जानकारी इसमें सेलेक्टेड नोट को हम देखते हैं जो इसमें पहले से सेलेक्ट किया गया है। इसमें देखें राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025 देखें 29 अगस्त 2025 को जारी किया गया। राज्य ऊर्जा सूचकांक ये 6ठा संस्करण जारी किया गया। इसमें इंपॉर्टेंट है उसको इसमें देखें समूह फर्स्ट इसमें देखें तो जो 15 से ज़्यादा MTO होगा यानी MTO का मतलब मिलियन टन तेल समुच्चय, इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान, स्कोर 80.5 है। समूह 2 में देखें तो आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान, समूह 3 में असम, समूह 4 में त्रिपुरा जो है यह है। SEEI 2023 की तुलना में 2024 में अग्रणी राज्यों की संख्या में 7 से घटकर 5 हो गई, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु की स्थिति यथावत रही। यानी ये सब जानकारी इसमें दी गई, आप देख सकते हैं।
इसके बाद देखिए नीति आयोग की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा यानी VNR रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इसमें देखें सतत विकास लक्ष्य SDG जो लक्ष्य राज्यों को जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पे चलते हैं जो पहले से इसमें नोटेड पॉइंट में है। SDG को लागू करने पर भारत का दृष्टिकोण देखें तो समग्र सरकार और समग्र समाज का दृष्टिकोण इसमें सरकार के सभी स्तरों पर SDG के अपनाया गया, जिसमें नागरिक समाज की यानी ये सब जानकारी इसमें मेन पॉइंट पर चलते हैं। देखें तो 2015 में जो SDG के 17 गोल निर्धारित किए गए थे, जिसको 2030 तक टारगेट बनाया गया पूरा करने के लिए 15 वर्षों के लिए। इसमें जो भारत के द्वारा SDG के लक्ष्य अब तक प्राप्त किए गए हैं या इसमें SDG की दिशा में भारत की प्रमुख उपलब्धियां देखें तो अक्सर ये पूछ देता है कभी कभार मैचिंग ऐसे जानकारी स्वरूप की SDG से संबंधित क्या है। तो SDG 1 गरीबी का अंत है, SDG 2 शून्य भूखमरी है, SDG 5 लैंगिक समानता है और SDG स्वच्छ जल और स्वच्छता है और SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा है और SDG 9 उद्योग नवाचार और संरचना है। तो इसमें SDG 1 देखें गरीबी का अंत, इसमें भारत में क्या उपलब्धि, भारत ने चरम गरीबी का स्तर 2011-12 के 16.2% घटकर 2022-23 में 2.3% हो गया। इसमें 171 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए हैं। SDG 2 देखें शून्य भूखमरी, खाद्यान्न उत्पादन 2004-5 के 204.6 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में जो है 332.3 मिलियन टन हो गया है। SDG 5 में देखें लैंगिक समानता में स्थानीय सरकारी निकायों महिलाओं के पास 45% से अधिक निर्वाचित सीटें हैं। 20 से 24 वर्ष की आयु महिलाओं के बाल विवाह की दर 2005-6 के लगभग 47% से आधे से भी अधिक घट करके 2019-21 में 23.3% हो गई है। SDG 6 देखें स्वच्छ जल और स्वच्छता में देखें तो जल जीवन मिशन यानी JJM के तहत ग्रामीण परिवारों तक नल के लिए से जल की आपूर्ति 2019 17% बढ़कर 80% कर दिया गया है। SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, भारत की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी 47% तक पहुँच गई है। SDG 9 उद्योग नवाचार और संरचना, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2020 के 48वें से स्थान सुधर कर 2024 में 39 हो गई है। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया गया कब 27 अगस्त 2025 को, कौन जारी के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इसको देख सकते हैं। इसमें भी जो है पहले से सिलेक्ट कर लिया गया है। यहाँ देखें भारत में जय अर्थव्यवस्था 2030 तक $300 अरब तक पहुँचने की संभावना जो 2024 तक $165 बिलियन तक थी। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 देखने इंपॉर्टेंट है। कब इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई। यह विधेयक वर्तमान में अधिनियम के रूप में भारत के खेल प्रशासन में सुधार के महत्वपूर्ण कदम के रूप में लागू हो गया है। 23 जुलाई को लोकसभा, 21 अगस्त को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। इसके बाद प्रमुख प्रावधान में देखें तो कानून के मुख्य प्रावधान इसमें देखें ये क्या है। नए कानून के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी NSB का गठन होगा जो राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देगा, उन्हें निलंबित करेगा और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करेगा। इसके बाद देखें BCCI RTI के दायरे में नहीं आएगी, यानी BCCI जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI RTI के दायरे में नहीं आएगी क्योंकि वो खेल मंत्रालय से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेती है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट अधिनियम में राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान किया गया। यह ट्रिब्यूनल चयन और चुनाव से जुड़े विवादों को सुलझाएगा, यानी सब जानकारी राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल जिसमें ये सब जानकारी है। यह अधिनियम भारत की 2036 ओलंपिक मेजबानी की दावेदार मजबूत करने के लिए खेल प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। इसके बाद आयकर संशोधन अधिनियम 2025 देखें जो इसमें देखें 21 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने कानून के रूप में इसको नोटिफाइड किया। 1 अप्रैल 2026 से यह 1961 के आयकर कानून की जगह ले लेगा। इसमें इंपॉर्टेंट इसे संसद द्वारा 12 अगस्त 2025 को पारित किया गया। इसमें टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए आयकर अधिनियम 2025 में 1961 कानून की धाराओं की संख्या 819 से घटकर 536 था। अध्यायों की संख्या 47 घटकर 23 कर दी गई। ये सब जानकारी इसमें महत्वपूर्ण रूप से नोटेड पॉइंट ग्रुप में याद रखें। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, इस अधिनियम में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये सब जानकारी इसमें महत्वपूर्ण रूप से नोट्स पे चलते हैं जो पहले सिलेक्ट किए गए हैं। टैक्स चोरी पर 200% तक जुर्माना, 50 लाख से ज़्यादा टैक्स चोरी पर जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय अधिनियम 2025 देख लेते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 अगस्त 2025 को मिलने के बाद यह आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। लोकसभा ने इस विधेयक को 20 अगस्त, राज्यसभा ने 21 अगस्त को मंजूरी प्रदान कर दी थी। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान देखें तो इनका विज्ञापन करने पर 2 वर्ष ध्यान रखें। ऐसे सभी ऑनलाइन खेलों के विज्ञापन में पूर्ण रोक लगेगी जिन्हें पैसा लगा खेलना होता है, जैसे कि ड्रीम 11 था। अब टीवी या अन्य प्लेटफॉर्म पर इन खेलों को विज्ञापन नहीं देखेंगे। इनका विज्ञापन करने पर 2 वर्ष कैद, 50 लाख तक जुर्माना या दोनों हो सकता है।
इसके बाद ये सब जानकारी इसमें है। यह कानून ई स्पोर्ट्स को देश के प्रतिस्पर्धी खेल के वैध के रूप में तैयार करेगा। ई स्पोर्ट्स के विकास के लिए प्रशिक्षण अकादमी, अनुसंधान केंद्र, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म स्थापित हो गए हैं। इसके बाद इसमें देख सकते हैं सब जानकारी। इसके बाद खान एवं खनिज विकास और विनिमय संशोधन 2025 देख सकते हैं। संसद ने 19 अगस्त 2025 को खान एवं खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2025 पार कर दिया और द्रौपदी मुर्मू जी 22 अगस्त को इसको मंजूरी प्रदान कर दी। तो ये राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण विकास ट्रस्ट नाम इसको दिया गया। इसमें महत्वपूर्ण से गहन स्थिति और महत्वपूर्ण खनिजों से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ के लिए पट्टा धारकों को 10 और 30% की जानकारी इसमें है कि विस्तार की अनुमति दी गई कि बिना अतिरिक्त शुल्क मौजूदा पट्टों पर खनिजों को जोड़ सकेंगे। इसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक को देख सकते हैं। लोकसभा 19 अगस्त, राज्यसभा 20 अगस्त को इसको पारित किया। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया, जो असम के गुवाहाटी में नए IIM की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसमें भी देख सकते हैं वर्तमान में देश में 21 IIM संचालित हो रहे हैं और भारत सरकार जल्द ही दुबई में IIM कैंपस शुरू करने जा रही है। इसके बाद 130वां संविधान संशोधन विधेयक देख सकते हैं। अनुच्छेद 75 को उन्होंने देखा जो प्रधानमंत्री से संबंधित था। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में एक संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध, न्यूनतम सजा 5 वर्ष के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं तो बिना दोष सिद्ध हुए भी उन्हें पद से हटाया अनिवार्य होगा। यह प्रावधान अपने आप लागू हो जाएगा यदि 31वें दिन तक इस्तीफा या हटने की कार्रवाई नहीं होती है। यह कदम जवाबदेही और राजनीतिक विमर्श से बड़ा बदलाव दर्शाता है। इसमें ध्यान दें कि विधेयक में प्रस्ताव के ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संशोधन कर नया उपखंड 5A जोड़ेगा। यदि कोई मंत्री गंभीर अपराधों में 30 दिन लगातार हिरासत में है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा देंगे। यदि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक सलाह नहीं देते हैं तो मंत्री स्वतः पदमुक्त हो जाएगा। विधेयक के प्रावधान के अनुसार रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति हो सकती है। लोकसभा में विधेयक को लेकर हुए हंगामे के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया। संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC संसद द्वारा किसी विशेष उद्देश्य जैसे विषय या विधेयक की जांच के लिए गठित की जाती है। ये दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। वर्तमान में यह विधेयक लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने जाने वाले 31 सदस्यों वाली संयुक्त समिति को भेजा गया है। फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा देख सकते हैं। इसमें फिजी के प्रधानमंत्री का नाम केवल याद रखें आप, श्री सिविटेनी लिगाम मादा राबुका ने ये कुछ इसी सिस्टम के साथ 24 से 26 अगस्त 2025 को भारत की यात्रा की थी। तो फिजी प्रधानमंत्री का नाम याद रखें आप और समझौता ज्ञापन क्या किए गए इसमें देख सकते हैं। यानी इसमें यह देखें द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और ग्रामीण विकास से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के लिए 7 समझौते इंपॉर्टेंट है। और 7 समझौते में कौन कौन से इसमें याद किए जा सकते हैं, सब जानकारी है। उन्होंने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन के लिए भारत को धन्यवाद दिया। बाद आगे देखें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय का आदि कर्मयोगी अभियान 19 अगस्त 2025 को शुरू किया गया। इसमें देखें तो 1 लाख जनजाति प्रधान गांव में 20 लाख परिवर्तन नेतृत्वकर्ताओं यानी चेंज लीडर को संगठित करना है। इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास इस थीम है। यह पहल जनजाति गौरव वर्ष का केंद्रीय हिस्सा जो भारत की जनजातीय विरासत भविष्य का उत्सव मनाता है। इसमें देखें तो जनजातीय समुदायों के साथ मिलकर 1 लाख जनजातीय गाँव विजन 2030 तैयार करना, इसमें लक्ष्य, निवेश और स्थानीय रणनीतियाँ इसमें शामिल हो। इसमें ये इम्पोर्टेंट है। बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेस का दर्जा दिया। इंपॉर्टेंट है। बिहार के सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा प्रदान किया। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH की अधिसूचना जारी कर इसे नेशनल एक्सप्रेसवे 9 यानी NA घोषित। यह बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे हो जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के भीतर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल एक्सप्रेसवे 9 यानी NA को याद रखें और यह पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है। यानी पटना से पूर्णिया की दूरी केवल 3 घंटे में तय हो सकेगी। इसमें यह इंपॉर्टेंट है। करीब 250 किलोमीटर लंबा पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे NH 22 के मीरनगर और हाजीपुर से शुरू होकर पूर्णिया जिले के हंसदा से NH 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तक बनाया जाएगा। यह मार्ग नरहरपुर, हरलोचनपुर, बाजितपुर, सरौजा, रसना, परोरा और फतेहपुर से होकर गुजरेगा। ये सब जानकारी इसमें दी गई है। देख सकते हैं केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता राज्य घोषित किया, अपने आप को घोषित किया। कब 21 अगस्त 2025 को DG केरल परियोजना के अंतर्गत ये हुआ है। इसमें 1.5 करोड़ व्यक्ति शामिल किए गए, जिसमें से ये सब जानकारी इसमें है। 104 वर्षीय प्रतिभागी MA अब्दुल्ला पाकवे ने प्रशिक्षण पूरा किया। तो यहाँ देख सकते हैं ये सब जानकारी इसमें है। केरल में DG केरल परियोजना की शुरुआत 2021 में पुलमारा पंचायत से की सरकार की के स्मार्ट पर से जुड़ी है। भारत ने ALMM के तहत 100 गीगावाट सौर PV उत्पत्ति प्राप्त की। इसको इसमें इंपॉर्टेंट से शामिल किया गया। देख सकते हैं
2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें नोटिस पॉइंट कर सकते हैं। ये भी मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को घोषणा की गई है और नीति आयोग की होम स्टे पुनर्विचार नीति मार्ग निर्धारण रिपोर्ट इसमें है। 23 अगस्त 2025 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड हाईवे के साथ ही चार बाग अभ्यारण्यों को जोड़ने वाले 5,500 करोड़ के 4 लेन वाले कॉरिडोर की घोषणा की है। इसमें है क्या, भोपाल और जबलपुर के बीच में यह है, और टाइगर कॉरिडोर कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना और पेंच अभ्यारण्यों को जोड़ेगा यह। और इसमें देखें तो यह है, रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो यह है जानकारी के रूप में भारत का AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित भारत किया गया, यानी एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष जो है वो भारत को बनाया गया, कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। यह चुनाव 19 से 21 अगस्त फुते थाईलैंड के 23वीं AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस में हुआ था। 2016 में भारत ने इसके दस्ता संभाले थे। मराठा सैन्य प्रदेश यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया जुलाई 2025 में। यह 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच के सब सारे हैं। इसमें देख सकते हैं ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में 6 से 16 जुलाई 2017 को किया गया था। इसमें ध्यान दें कि मराठा किलों के शामिल होने के बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय धरोहर स्थलों की संख्या कुल 44 हो गई। इसको याद रखें। मराठा सैन्य प्रदेश में 12 किलों को एक ही स्थल के रूप में सूची में शामिल किया। इसमें 36 स्थल सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में, 7 प्राकृतिक स्थलों में, 1 मिश्रित स्थलों की श्रेणी में रखा गया है। यानी अब तक 43 थे, भारत में अब 44 हो गए हैं, क्योंकि एक स्थल के रूप में इसको शामिल किया गया है विश्व धरोहर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सन मराठा प्रदेश के 12 जिले कौन कौन शामिल किए गए हैं। 12 जिलों में देखें तो 11 तो महाराष्ट्र में ही है, एक जो जिंजी का किला जो बिल्लू तमिलनाडु में, इनको एक स्थल के रूप में किया गया है। तो पहले 43 थे, इसमें 36 सांस्कृतिक स्थल के रूप में, 36 और 7 देखें तो आपका 43 हो जाएगा। एक मिश्रित श्रेणी में कंचनजंगा को रखा गया है, तो ये 44 हो गए हैं। तो एक ये शामिल किया गया, पहले 43 थे, 44 उसके नोट पॉइंट में ध्यान। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय शहरों की संख्या कुल कितनी होगी, 44 होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक स्थल के रूप में 12 स्थलों को शामिल किया, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में और एक जो है तमिलनाडु में है। इसके बाद अराबी सारंग रेल लाइन को उद्घाटन के साथ आइजोल भारतीय रेलवे के निश्चय जुड़ा गया, कब, 13 सितंबर 2025 को। ये इंपॉर्टेंट से देख सकते हैं। पुलों में एक पुल संख्या 194 किलोमीटर है, 104 मीटर है। 51.38 किलोमीटर लंबे रेल परियोजना का यह हिस्सा आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, भी हो जाता है। डीप ओशन मिशन के तहत भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी देखें, यहाँ पर ये 5 से 6 अगस्त 2025 को इधर के इसने मत्स्य 6000 नामक मानविक सबमरीन 6000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए विकसित की और उसका परीक्षण दिसंबर 2027 तक होने की संभावना है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 देख सकते हैं। इसमें हमने देखा था शुरू में 17 जुलाई 2025 को जारी किया गया। इसका 9वां संस्करण, थीम क्या थी, कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, रिड्यूस रिसाइकिल रीयूज रिसाइकिल थीम पर केंद्रित था। इसमें हमने देखा था पहले ही कि इसमें जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या, यानी इसमें देखें तो आपका है सुपर स्वच्छ लीग शहर है, और इसके बाद स्वच्छ शहर है, विशेष श्रेणी है, राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में देखें तो इंदौर पहले स्थान पर, दूसरा स्थान सूरत का, तीसरा स्थान नई मुंबई का है। लगातार 8वीं बार इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर इस वर्ष नई श्रेणी सुपर समिति में पुरस्कार प्राप्त हुआ। 3 से 10 लाख जनसंख्या में देखें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस श्रेणी में पहले उत्तर प्रदेश का नोएडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंडीगढ़, मैसूर, इस प्रकार से। 50 से 3 लाख श्रेणी में देखें तो इसमें आपका जो आएगा इस श्रेणी आपका यह है यानी स्वच्छ शहर श्रेणी पुरस्कार में देखें तो जनसंख्या के शहरों को 5 श्रेणी में बांटा, 10 लाख से जनसंख्या वाले शहरों का पुरस्कार यानी स्वच्छ शहर श्रेणी पुरस्कार। यहाँ पर सुपर था, याद रखें, सुपर स्वच्छ श्रेणी है। और यहाँ पर स्वच्छ शहर श्रेणी पुरस्कार भी जनसंख्या के आधार पर शहरों को 5 श्रेणी में बांटा गया। इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को पहला पुरस्कार अहमदाबाद को, दूसरा स्थान भोपाल, तीसरा स्थान लखनऊ को। यानी ध्यान रखें कि लखनऊ को इसमें मिला, तीसरा स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ शहर में, सुपर स्वच्छ में नहीं। फिर 3 से 10 लाख श्रेणी में देखें तो पहला स्थान मीरा भाईंदर महाराष्ट्र का, फिर बिलासपुर, इसके बाद जमशेद मध्य प्रदेश का। देवास को 50,003 लाख जनसंख्या वाले पहले स्थान पर, फिर कराड़ है, फिर इसके बाद करनाल है। गोवा के पणजी को यह देखा जा सकता है विशेष श्रेणी पुरस्कारों में यह है, यानी विशेष श्रेणी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रयागराज को, सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड का पुरस्कार सिकंदराबाद को, छावनी यानी ये सब जानकारी। महाकुंभ के दौरान बेहतरीन शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और महिला अधिकारिता प्रयागराज नगर निगम को विशेष पुरस्कार दिया गया है, यानी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है।
भारत में पशु रक्त आदान और रक्त बैंकों के लिए पहला दिशा निर्देश जारी किया गया। आप नोटिस पॉइंट जहाँ दिया है उसको देख सकते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, राष्ट्रपति का नाम याद रखें, 4 से 8 अगस्त 2025 को। यहाँ पर 9 समझौते कौन है यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद ये सब नोटेड पॉइंट है। इसरो और नासा के भी संयुक्त उपग्रह निसार का उपग्रह हमने देख लिया था। निसार का उपग्रह ये 30 जुलाई 2025 को GSLV S16 F16 था, यहाँ S16 लिख दिया है। और यह क्या है देख सकते हैं, GSLV MK2 की प्रक्षेपण किया गया था, ये भी है। और इसका वजन क्या है, यह कहाँ उपयोग किया जाना है, सब जानकारी इसमें लिखा गया पहले से। नागालैंड लुप्तप्राय एशियाई कछुए को पुनः संरक्षित किया गया, इसका नाम क्या है। और यहाँ पर काडला देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब जानकारी। अरुणाचल प्रदेश में टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई, इसमें भी देखा जा सकता है। ये नोटेड पॉइंट को यहाँ पर। इस गुजरात में देश के पहले ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग की शुरुआत की गई, इसमें भी पहले से इंडिकेट कर दिया गया है। देश का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग को भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहले से इसमें नोट में दिखाया गया कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट। देश का पहला राज्य स्वास्थ्य सूचकांक को देखा जा सकता है, पहले से इसमें नोट कर दिया गया है, यानी पहले से नोट में। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन नागपुर पुणे वंदे भारत है, 10 अगस्त 2025 को शुरू किया गया। 12 घंटे का समय लगेगा इसको पूरा करने में। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफल परीक्षण 7 अगस्त 2025 को, 4.5 किलोमीटर लंबी है, इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। भारत के पहले शिशु सेल स्टेम बायोबैंक का प्रयोगशाला में उद्घाटन किया गया, इसमें नोटेड। बाल न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विश्व के सामने पंजाब पहला राज्य बना है। आगे इसमें देखें तो लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान बनाया गया, नोटेड पॉइंट में है। दिल्ली विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित देश की पहली विधानसभा बन गई, इसमें भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इस बार नोट रूप में। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरी परियोजना के तहत पहले इस इमारत का उद्घाटन किया गया, यहाँ पर भी नोटेड पॉइंट। विश्व का पहला ऊर्जा संक्रमण को भी देखा जा सकता है, यहाँ पर इसमें निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने पौधे के लिए संरक्षण हेतु 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए, यहाँ पर इस नोटेड पॉइंट के रूप में यहाँ पर दिया गया, देखा जा सकता है। इसके बाद भारत का पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश भारत बना है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। TDM ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में यह है। इसके बाद 16वीं शेर जनगणना वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखें तो भारत के एशियाई शेरों की आबादी में उल्लेखनीय 10 अगस्त 2025 को 16वीं शेर जनगणना अनुमान रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। आबादी 2020 से 2025 के बीच में 674 से बढ़कर 891 हो गई, यानी इसमें 32% की वृद्धि हुई है। इसमें देखें शेरों के वयस्क माताओं की संख्या 260 से 26% बढ़कर 330 हो गई है। और इसमें देख सकते हैं कुल आबादी में वर्धा वन्यजीव अभयारण्य में नई उपग्रह आबादी शामिल, उपग्रह आबादी में कुल 497 से 9 जगहों पाए गए हैं। गुजरात में अमरवेली में शेरों की सर्वाधिक संख्या पाई गई है, यहाँ देख सकते हैं। इसका मटियाला में एक केरल 2025-26 के संरक्षण मूल्य में राष्ट्रीय मूल्यांकन 6 पर रहा, यानी यहाँ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें नोटेड पॉइंट पहले से ही दर्शाया गया है। शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन रेटिंग सूचकांक 2.0 देख सकते हैं। इसमें देखें ये आपका जो शीर्ष है, शीर्ष राज्य कौन से यहाँ दिखाया जा सकता है कि यहाँ पर यह राज्य आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है। केरल में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, इसे देख सकते हैं। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस 16 जून 2025 को इसको उद्घाटित किया गया, यहाँ पर नोटेड पॉइंट है। HAL का इसरो ने SSLV तकनीक हस्तांतरण समझौता भी देखा जा सकता है। इसके बाद देखें डिसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2008 जारी किया गया, भी इंपॉर्टेंट है। सेफ्रॉन और एचएल में लीप इंजन के पार्ट्स का समझौता किया, इसमें भी नोटेड पॉइंट है। केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना 2027 के 10,000 की इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को 2027 जनगणना की सूचना जारी की, इसको याद रखें। भारत सरकार ने 4 जून 2025 को 16 वर्षों बाद जनगणना 2027 कराने की घोषणा की, जो 2 चरणों में होगी। इसमें पहली बार जातिगत जनगणना शामिल है, यह देश में पहली डिजिटल जनगणना और स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी जनगणना जिसमें जातियों की गणना शामिल है। अधिकांश क्षेत्रों के लिए संदर्भित तिथि 1 मार्च 2027 रखी गई है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी 4 इसमें राज्य हैं, उसके लिए 1 अक्टूबर 2026 है। यह कदम कोविड-19 कारण 2023 में अस्तित्व जनगणना को पुनः प्रारंभ करने का, जनगणना 2027 जिसमें 28 फरवरी 2027 तक किया जाना है। डेटा के संदर्भ प्रति 1 मार्च 2027 को सुबह 12 बजे तक के पहले चरण में गृह पंजीकरण और दूसरे पंजीकरण गणना इसमें शामिल है। घरों की सूची में 34 कॉलमों के अंतर्गत आंकड़े एकत्र हों, जबकि पहले जनगणना में 28 कॉलम होंगे, जबकि जनगणना में 28 कॉलम होंगे। जातिगत गणना दशकों बाद फिर से सरकारी स्तर पर की जाएगी, जिसमें सामाजिक न्याय और नीतिगत निर्णयों को सुधार संभव होगा। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत यह प्रक्रिया 16 जून 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दी गई है। पिछली जनगणना 2011 में हुई, जिसमें भारत की जनसंख्या 1.2 अरब से अधिक हो चुकी थी। इसके भारत नागरिक सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाया गया, इसमें भी नोटेड पॉइंट के रूप में रखें।
मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया। भारत में खुरधारी जानवरों की संख्या का आकलन किया गया, इंपॉर्टेंट है, भी रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसके बाद देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जैन है। भारत जैन क्या है, ध्यान रखें, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र 2 जून 2025 को भारत जैन भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया। भारत जैन 22 भाषाओं इसमें, यानी जो 8वीं सूची में शामिल भाषाएं हैं। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज तथा भारत का पहला केबल स्टे ब्रिज अंजी खाद, इसको भी देख सकते हैं, नोटेड पॉइंट। मिजोरम देश का पहला, ध्यान रखें, मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा, त्रिपुरा तीसरा, अरुणाचल प्रदेश चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना, इसको भी देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, यानी इस सारे नोटिस में दिए गए हैं गोवा के बारे में, त्रिपुरा के बारे में। यहाँ उल्लास योजना जो है, उल्लास योजना यहाँ के अंतर्गत ये सब जो बने हैं, इस योजना के 5 प्रमुख घटक यहाँ दिखाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब। 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमला किया गया था, इसमें 26 नागरिक मारे गए थे। तो 7 से 10 मई 2025 के बीच में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कश्मीर 9 आतंकी शिविरों को सटीक हवाई हमला करके उसे करारा जवाब दिया गया था। इसमें वायुसेना, थल सेना, नौसेना संयुक्त रणनीति में ये पार्टिसिपेट की थी, इसको देख सकते हैं। इसके पंचायत एडवांस इंडेक्स PAI 2 को शुभारंभ किया गया। उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान का उद्घाटन किया गया। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा करने की मंजूरी दी गई। कब दी गई? 7 मई 2025 को देख सकते हैं। अरुणाचल में पूर्वोत्तर का पहला भूतापी उत्पादन शुरू किया गया। इसके बाद भारतीय रेलवे ने पहले 9000 HP वाले इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन शुरू किया है। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर अंकिता बनी। तमिलनाडु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति लाया है। भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ध्रुव नीति लाई गई है।